नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में। जीके जीएस का टेस्ट सीरीज़ आज से एसएससी एमटीएस के लिए है और इसमें प्रश्न सभी एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर्स का लिया गया है। तो चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं इस वीडियो का। राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। प्रश्न इम्पोर्टेंट है। देखिए, इस प्रश्न का ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है राज्यपाल, सी है विधानसभा अध्यक्ष, डी है इनमें से कोई नहीं। तो राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग राज्यपाल कहलाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे, राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग किसे कहा जाता है? तो राज्यपाल को कहा जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न है हृदय की धड़कन का नियंत्रण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? प्रश्न इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है कार्बन, ऑप्शन सी है कैल्शियम, ऑप्शन डी है पोटेशियम। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए पोटेशियम की जरूरत होती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे, पोटेशियम का संकेत के होता है, कैल्शियम का सी, कार्बन का सी और सोडियम का Na होता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न इम्पोर्टेंट है। देखिए, ऑप्शन ए है 5 जून, ऑप्शन बी है 10 जून, सी है 7 जून, डी है 8 जून। तो विश्व पर्यावरण जो दिवस मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है इनमें से कौन जैविक घटक है? प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैविक और अजैविक से प्रश्न पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए है जल, बी है पौधे, सी है वायु, डी है मृदा। तो जो जैविक घटक होते हैं उसमें जीवन का अंश होना चाहिए। तो देखिए, सिर्फ इसमें जीवन का अंश पौधे में दिखाई देता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है जैविक और अजैविक से। जल अजैविक है, वायु भी अजैविक है, मृदा भी अजैविक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहवा की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी? एसएससी एमटीएस में प्रीवियस ईयर में सभी प्रश्न पूछा गया है, उसी प्रश्न को हम लेकर आए हैं। तो देखिए, और इस प्रश्न का ऑप्शन ए है लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन बी है काली मिट्टी, ऑप्शन सी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी है दोमट मिट्टी। तो कहवा की खेती के लिए जो इम्पोर्टेंट मिट्टी है वो है लैटेराइट मिट्टी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट खेल से यह जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए है 2007, ऑप्शन बी है 2009, ऑप्शन सी है 2010, ऑप्शन डी है 2008। तो चलिए बताते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2008 से आईपीएल की शुरुआत हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है खेल से जुड़ा हुआ प्रश्न है। गैम्बिट शब्दावली किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है शतरंज, जिसे चेस भी कहते हैं, ऑप्शन बी है टेनिस, ऑप्शन सी है फुटबॉल, ऑप्शन डी है पोलो। तो गैम्बिट शब्दावली जो है शतरंज से जुड़ा हुआ है, शतरंज खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है ठोस CO, CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड, ठोस CO2 मीन्स ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, निर्जलित बर्फ इनमें से कोई नहीं। तो शुष्क बर्फ जो है ठोस CO2 को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा स्तनपायी उड़ने वाला है? यानी कि वह स्तनपायी का नाम जानना है जो उड़ सकता है। तो ऑप्शन ए है चमगादड़, बी है छुछुंदर, ऑप्शन सी है डॉल्फिन, डी है समुद्री गाय। तो उड़ने वाला जो पक्षी है एक तरह से वो है चमगादड़ है और यह स्तनपायी जंतु है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रश्न जो है बहुत बार बार रिपीट हुआ है यह प्रश्न एग्जाम में। तो चलिए आज हम लोग भी इस प्रश्न को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जेनर, ऑप्शन बी है स्लाइडेन और स्वान। यहाँ पे तलबी शब्द पड़ेगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है।
स्लाइडेन और स्वान, ऑप्शन सी है पास्चर, ऑप्शन डी है फंक। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया है वो स्लाइडेन और स्वान किए थे, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्लाइडेन और स्वान जो है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सभी द्रव्यों को गर्म करने पर, सभी द्रव्यों नहीं है यहाँ पे, द्रव होगा, ध्यान दीजिएगा, द्रव यानी वाटर। सभी द्रव को गर्म करने पर उसके आयतन में क्या होती है, यानी कि क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, जब भी सभी द्रव को जब हम गर्म करते हैं तो उसके आयतन में वृद्धि होती है या कमी होती है, या इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसके आयतन में वृद्धि होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूर्य के फोटोस्फीयर सतह का ताप कितना डिग्री सेल्सियस होता है। प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। सूर्य के फोटोस्फीयर सतह का जो तापमान होता है वो कितना होता है। ऑप्शन ए है 600 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 7000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 6000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 5000 डिग्री सेल्सियस। तो आप आंसर लगाइए, उसके बाद हम बोलते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13 है, अनुच्छेद 36 से 51 तक का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है मूल अधिकार, ऑप्शन बी है नागरिकता, ऑप्शन सी है संघ, ऑप्शन डी है नीति निर्देशक तत्व। तो 36 से 51 तक का जो संबंध है वो है नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था। ऑप्शन ए है 2008, ऑप्शन बी है 2007, ऑप्शन सी है 2005, ऑप्शन डी है 2003। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 में पारित हुई थी, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देखिए, एलिफेंटा की ट्रेन बाईपास हो रही है। एलिफेंटा की गुफा कहाँ है। देखिए, ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है केरल। तो एलिफेंटा की जो गुफा है वो कहाँ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि महाराष्ट्र में। एलिफेंटा की गुफा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। प्रश्न पूछा गया है और पूछने की संभावना है, चांसेस ज़्यादा होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, नौसेना विद्रोह कब हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है 1945, बी है 1940, सी है 1946, डी है 1949। तो नौसेना विद्रोह जो हुआ था वो 1946 में हुई थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे। ऑप्शन ए है बाबर, बी है अकबर, सी है शाहजहां, डी है जहांगीर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रसिद्ध शेख सलीम चिश्ती जो थे वो अकबर के समकालीन थे, ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य क्षेत्र क्या कहलाते हैं। प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस प्रश्न को आप याद रखना ही चाहिए। ऑप्शन ए है शीत कटिबंध, ऑप्शन बी है शीतोष्ण कटिबंध, ऑप्शन सी है उष्ण कटिबंध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कर्क और मकर रेखा के मध्य क्षेत्र जो है उष्ण कटिबंध कहलाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ दोनों के बीच में जो है टेम्परेचर ज़्यादा होती है, सूर्य की किरणें पड़ने की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष को जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी है 1921, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी है 1951। 51 है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, महाविभाजक वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है 1921 को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
यानी कि वर्ष 1921 को जनसंख्या का महाविभाजक कहा जाता है और लघु महाविभाजक किसे कहा जाता है तो 1951 को कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी है महालनोबिस, ऑप्शन डी है एम विश्वेश्वरैया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, एम विश्वेश्वरैया।